हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। शुरुआत करते हैं। आज आपके सामने हम लोग ओटी सॉल्व करेंगे। कुछ एक ओटी जो चैप्टर के लास्ट में दिए गए हैं, एक एक करके हम लोग देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव होता है। भैया निरक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पढ़ाई थी, है ना। अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र होता था V बराबर 1/4πε0 K P/r², अगर आपको याद हो तो। और निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का सूत्र होता था 0, V निरक्षीय बराबर 0। याद है कि भूल गए? बोलो भैया, क्लियर। तो निरक्षीय स्थिति में क्या सूत्र हो जाएगा हमारा? 0। उम्मीद करता हूँ पहला ओटी क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। इसके बाद अगला ओटी दिया है, उसमें कह रहा है दो बिंदु आवेश Q एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हैं। कितने दूरी पर रखे हैं? 2a दूरी पर रखे हैं। इनके ठीक मध्य बिंदु पर विद्युत विभव होगा। इनके ठीक मध्य बिंदु पर विद्युत विभव होगा। इस बात को हमें समझना है अच्छे से, ठीक है। तो सब लोग ध्यान दीजिएगा, सुनो। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्लियर। आप लोग चाहें तो इसे अपने नोट्सों में नोट डाउन कर सकते हैं, पहले समझ लें उसके बाद नोट डाउन करना, ठीक है। इधर देखो, वो कह रहा है दो बिंदु आवेश हैं। मैंने ये दो बिंदु आवेश बना दिए, बढ़िया, चक, फर्स्ट क्लास, क्लियर। एक बिंदु आवेश Q ये हो गया, एक बिंदु आवेश Q ये हो गया। दोनों के बीच की दूरी आपको 2a बोल रहा है। वो कह रहा है दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है। कितनी है? 2a है। अब वो कह रहा है इनके ठीक मध्य बिंदु पर, इनके ठीक मध्य बिंदु पर, तो मध्य बिंदु कौन सा होगा जी? होगा वो, मान लिया मैंने मध्य बिंदु है ना। तो इनके ठीक मध्य बिंदु पर विद्युत विभव होगा, ये उसका प्रश्न है। प्रश्न समझ गए क्या है भैया? इनके ठीक मध्य बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा, वो हमसे ये जानना चाहता है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बोलो भैया। चलो तो निकालते हैं इनके ठीक मध्य बिंदु पर विद्युत विभव। हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इस बिंदु पर अगर विभव जो होगा, इस बिंदु पर कुल विभव जो होगा, वो विभव किस किस की वजह से होगा? एक इस आवेश की वजह से विभव होगा, एक इस आवेश की वजह से विभव होगा। बोलो भैया, होगा कि नहीं होगा? इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव मैंने V1 मान लिया, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव मैंने V2 मान लिया। तो कुल विभव कितना हो गया? V बराबर V1 प्लस V2। क्या स्टेप समझ में आई भैया? पहले तो ये बताओ, क्लियर है सीन? चलो अच्छी बात है। अगर इतनी गई क्लियर है तो गौर से देखना आप लोग, है ना। V बराबर, ये दूरी 2a है और O मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब ये दूरी a हो गई और ये भी दूरी a हो गई। मानते हो भैया इस बात को? बोलो भैया, क्लियर है? चलो अब क्या चमका दो। V1 विभव कौन से आवेश की वजह से है, जरा बताना इशारे से, हाथ के इशारे से बताओ, है ना। इस Q आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत विभव, तो मैंने पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र 1/4πε0 K Q, तो Q की जगह Q है, अपॉन R। इस आवेश के कारण इस बिंदु पर निकालने, तो ये दूरी कितनी है? A है, तो R की जगह A आ जाएगा। स्टेप समझ में आया भैया कि नहीं आया? पहले तो ये बताओ, सीन क्लियर है? फिर प्लस है तो प्लस V2 विभव इस आवेश के कारण इस बिंदु पर है, तो निकाल लो। फिर वही बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव 1/4πε0 K Q अपॉन R की जगह क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। भाषा समझ में आ रही है भैया आप लोगों को? बोलो। अगर ये बात समझ में आ रही है तो फिर आगे की बात पे आता हूँ। कॉमन क्या आ रहा है? 1/4πε0 K कॉमन, तो Q अपॉन A भी आ रहा है, पूरा की पूरा ही कॉमन आ रहा है। तो यहाँ का बच गई 1, जो की जगह 1। बोलो भैया, बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। तो 1 और 1 11 कर दूँ, है नहीं करूँ? 1 और 1 2, 2 को गुणा Q ते है जाओ, तो ये नज़ारो है सो है जाओ। V बराबर 1/4πε0 K 2Q अपॉन A। वैसे तो हमारा आंसर ये आ गया, लेकिन हमको क्या है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हमें अपने ऑप्शंस से आंसर मैच करना है। और चूंकि मुझे किसी भी ऑप्शन में K दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब K की जगह कितना रख दिया होगा आप लोग बताएं? 1। वेरी गुड, क्योंकि हवाई निर्वात के लिए K बराबर 1 होता है ना। तो मैंने यहाँ लिख दिया हवा हेतु K बराबर 1। तो हवा के लिए K बराबर 1 रख दूंगा, तो ये नज़ारा क्या हो जाएगा? 1/4πε0 2Q अपॉन A। बात समझ में आई आप सभी को भैया? बोलो, क्लियर है? हम वही तो ऑप्शन जीव ना दिख रहे, तो थोड़ा सा कट्टम पिट्टम कर लेते हैं और आंसर तक पहुंचते हैं। और देखो वो पूरा शुद्ध आंसर मांग रहे हो। तो देखो 2 से 4 कट जाएगी 2 बार,
बोलो 2 दूनी 4, सीन क्लियर है? तो अब फाइनली अपना कितना आ जाएगा, v बराबर q को गुणा 1 से करेंगे तो q वटे 2 पाई एप्सिलॉन 0 a, और ये हमें ऑप्शंस में नजर आ रहा है। बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? बोलो भैया क्लियर? तो कौन सा आंसर हो गया हमारा? ब आंसर हो गया, ब। बात समझ में आई आपको? बोलो। तो फटाफट उतार लो इसे फुर्ती में। इसके बाद अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थायी साम्य स्थिति में रखा है। यदि इसे थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो इस स्थिति में निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। बोलो भैया, बता चुका हूं, क्लियर? एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र U बराबर माइनस PE cos थीटा, याद है? सिद्ध करवाया है पूरा, क्लियर? एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव की किसी स्थिति में स्थितिज ऊर्जा उस किए गए कार्य के बराबर होती है जो उसे मानक स्थिति से उस स्थिति तक लाने में किया जाता है। याद आ रही है परिभाषा? डेरिवेशन सिद्ध कराया पूरा, क्लियर है? U बराबर माइनस PE cos थीटा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को। आगे बढ़ जाऊँ? सीधा सीधा सूत्र है। बोलो भैया, ओटी लगाए थे घर पे खुद से कि नहीं लगाए थे? चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है इसके बाद, दो आवेशित वस्तुओं को एक चालक तार से जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती यदि उनके, एक बार बताओ, विद्युत धारा बोले तो आवेशों का प्रवाह है ना? इधर आना जरा, बताना मुझे। दो आवेशित चालक गोले हैं, इन्हें एक मैंने चालक तार द्वारा जोड़ दिया है ना, तो आवेशों का प्रवाह होता है ना? कहां से कहां की तरफ होता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। चैप्टर 2 में पहले दिन बता दिया था ये बात, क्लियर है ना? आवेशों का प्रवाह यानी धारा का प्रवाह, और धारा का प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। कब तक होता है? कब तक होता है? जब तक दोनों के विभव समान ना हो जाए। जैसे ही दोनों के विभव समान हो जाते हैं आवेशों का प्रवाह रुक जाता है। तो वो कह रहा है कि जब दो आवेशित चालकों को एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो ऐसी कौन सी स्थिति है जब उनके बीच किसी धारा का कोई प्रवाह नहीं होता? तो धारा का प्रवाह कब नहीं होगा? जब दोनों के विभव कैसे होंगे? समान होंगे। जब दोनों के विभव कैसे होंगे? समान होंगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को जो बोल रहा हूं? क्लियर? तो अगर इन दोनों के विभव समान होंगे तो यहां पर इनके बीच किसी भी प्रकार की धारा का कोई प्रवाह नहीं होगा। उम्मीद करूं कि समझ में आ गया आप लोगों को ये बात। बोलो भैया, एक बार पढ़ लो इसे खुद से। तो अगला क्वेश्चन है इसी कड़ी में हमारे सामने, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक होता है। धारिता का एसआई मात्रक होता है। तो भैया धारिता का एसआई मात्रक मैंने पढ़ा है, फैराड। बोलो भैया, धारिता का एसआई मात्रक पढ़ा है अपन ने। क्या होता है धारिता का एसआई मात्रक? फैराड। और सीजीएस पद्धति में क्या होता था? स्थित फैराड। याद है? सब याद कर चुके हो आप लोग ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है उसमें बोल रहे हैं, सी धारिता के संधारित्र को Q आवेश देने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी। तो मैंने आपको पूरा के पूरा डेरिवेशन सिद्ध कराया था। उसमें मैंने बताया था संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा U बराबर W बराबर हाफ QV हाफ CV स्क्वायर और Q स्क्वायर अपॉन 2C। ये तीनों सूत्र बताए थे, याद है आपको? सिद्ध करवाया था परसों नरसों मैंने, है ना? तो यही है। देखो इनमें से कौन सा फिट बैठ रहा है। देखो ये वाला आ रहा है। क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता? हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। बात तो एक ही है ना, Q स्क्वायर को गुणा 1 से करेंगे तो Q स्क्वायर ही तो आ जाएगी। बोला भैया, सही बोल रहा हूँ? तो देखो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, समझ में आता है कि नहीं आता आपको? देखो जरा, उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा आप सभी को। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली बात आती है, मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था दो संधारित्रों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, दो क्या चाहे जितने संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पे काय का मान समान रहता है? आवेश का मान समान रहता है। वेरी गुड। और समांतर क्रम में जोड़ते थे तो काय का मान समान रहता था? बताओ जरा। विभव का मान समान रहता था। याद है? बताया था ना आपको। तो खैर वो यहाँ पर पूछ रहे हैं, दो संधारित्रों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए
तो प्रत्येक संधारित्र पे काहे का मान समान रहता है? तो पढ़ा था हमने, प्रत्येक संधारित्र पे आवेश का मान समान रहता है। आगे बढ़ो। इसके बाद अब हमारे सामने अगला प्रश्न है, गोलीय चालक की धारिता का सूत्र है। भैया मैं नहीं बताऊंगा, समझ गए ना? एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र C बराबर 4πε0r, सीधो सीधो सूत्र लिखो है। क्लियर? आगे बढ़ो। ओके। इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न पूछ रहा है बेटा वो, 1 माइक्रोफेराड धारिता के गोलीय चालक की त्रिज्या होगी, है ना? 1 माइक्रोफेराड धारिता के गोलीय चालक की त्रिज्या होगी। तो वो कह रहा है गोलीय चालक है, क्या कह रहा है? एक गोलीय चालक है जिसकी धारिता 1 माइक्रोफेराड है। कितनी है? 1 माइक्रोफेराड। तो 1 माइक्रोफेराड धारिता का गोलीय चालक है, तो कह रहा है इस गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी होगी? तो भैया 1 माइक्रोफेराड है, तो मैं जो लिख दूं, 1 माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶। बोलो भैया, सही बोलना? आ जाओ। अब मुझे इसकी त्रिज्या पूछ रहा है, तो मैंने ये बचपन में पढ़ा था कि गोलीय चालक की धारिता का जो सूत्र होता है वो होता है C बराबर 4πε0r। बोलो भैया, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? क्लियर है ना? अच्छा, C का मान कितने दो पट्ठन ने? 10⁻⁻⁶, 1 × 10⁻⁻⁶ बराबर 4πε0 का मान। भैया 4πε0 का मान 9 × 10⁻9 होता है या 1 × 9 × 10, सॉरी 4πε0 का मान 9 × 10⁻9 होता है या 1/9 × 10⁻9 होता है? हाँ, 1/9 × 10⁻9 होता है। बता चुका हूँ भैया। हेलो, कनपट्टी कुट जाएगी जिते को फालतू की बातें कर रहे हैं जी मैंने बताओ तो तुम्हें चैप्टर 1 में ये 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9 होता है। जय पलटे हो, क्योंकि मुझे 4πε0 का मान चाहिए, 1/4πε0 को नहीं चाहिए। तो 4πε0 पलटे हो जाए ऊपर कर दे तो जी नीचे है जाओ। बोलो भैया, समझ गए ना? तो 4πε0 का मान कितना होगा? 1/9 × 10⁹ और बच्ची का है जा में त्रिज्या। समझ में आ रही है बात? जाए जालंग ले आऊँ तो 9 को गुणा 1 ते जाओ, तो 9 एकम 9 गुणा 10⁻⁻⁶ गुणा 10⁻9 बराबर R को गुणा 1 ते होगा तो R। भाषा समझ में आ रही है कि ना नहीं आ रही? बोलो भैया, भाषा समझ में आ रही है? तो R बराबर हो जाएगा आपका 9 गुणा, आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 10⁻9 और 10⁻⁻⁶, तो जी हो गया 10⁻3 मीटर। त्रिज्या मीटर में नापते हैं ना, या तो ऐसे लिख दो इस आंसर को, लेकिन हमको ऑप्शन किलोमीटर में दिए हुए हैं। तो 9 किलो कितना होता है? 1000 होता है ना। 10⁻3 1000 बोलते हैं, 1000 बोले तो किलो, तो 10⁻3 की जगह किलो दे दी, तो ये आ गया 9 किलोमीटर। क्या मैं उम्मीद करूं आप लोग समझ पाए? देखो भैया, ऑप्शन एन में तुम्हें 9 किलोमीटर दिख रहे हो कि ना दिख रहे हो? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आप सभी को। नोट डाउन कर लें इस सॉल्यूशन को, नहीं तो बाद में रोओगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने, विद्युत विभव का विमीय सूत्र। विद्युत विभव का विमीय सूत्र पूछ रहा है भैया। विमीय सूत्र निकालना सिखा चुका हूं आपको, और विद्युत विभव का विमीय सूत्र निकलवाया भी था आपको। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इधर देख लो ऑन द बोर्ड। विद्युत विभव सूत्र पढ़ा था मैंने, V बराबर W/Q। W कार्य, कार्य का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। आवेश Q बराबर IT, बताई थी? बोलो भैया। बल, बल का विमीय सूत्र होता था MLT-2। D दूरी है, दूरी लंबाई होती है, मीटर में नापती है ना? दूरी लंबाई है एक प्रकार की, तो लंबाई का विमीय सूत्र L। I धारा एम्पियर में नापते हैं, तो विमीय सूत्र A। T समय, टाइम, टाइम का विमीय सूत्र कैपिटल T। इतनी बात समझ में आई भैया? बोलो, कोई दिक्कत दिखाई दे रहा है बोर्ड पे प्रॉपर? आगे बढ़ते हैं। अगर ये बात समझ में आ रही है तो अगली बात पे आते हैं। M L × L, L², फिर T-2। ये A पे घात का चुनाने तो 1, T पे घात का चुनाने तो 1। T पे घात 1 ऊपर जाएगी तो T पे घात -1, A पे घात 1 ऊपर जाएगी तो A पे घात -1। इतनी बात क्लियर हो गई भैया सभी को?
तो इसको सॉल्व कर लो, बस आ गया आपका v बराबर ml2t माइनस 2। ml2 तो मैंने जी लिख दी, jbt है, jbt है, आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो -2 और -1 -3 आ जाएगी, तो t पे घात -3 a-1। ये आ गया विद्युत विभव का विमीय सूत्र। उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे आप लोग। जिनका आ गया अच्छी बात है, जिन्हें नहीं समझ में आया तो नोट डाउन कर लें फटाफट पूर्ति में। इसके बाद अब हम लोगों के सामने अगला प्रश्न है, वो कह रहा है किसी आवेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ने पर उस चालक का विभव, तो भैया बताया था आपको पृथ्वी का विभव कितना होता है, 0 होता है, और उसके साथ संपर्क में कोई भी चीज़ रख दी जाए तो वो उसके विभव को कैसा कर देती है, 0 कर देती है। सही बोल रहा हूँ, है ना? बस एक सेकेंड। तो इसके बाद विभव के विमीय सूत्र के बाद हम लोगों ने देखा था किसी भी चालक को पृथ्वी से अगर जोड़ देते हैं, तो चूंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी का स्वयं का विभव 0 होता है और उसके साथ किसी भी चीज़ को संपर्क में लाया जाता है तो वो उसके विभव को 0 कर देती है। क्लियर? आगे बढ़ जाऊं मैं अगर आप लोग इजाज़त दें तो। ओके, इसके बाद अगला है 1 फैराड बराबर 1 कूलाम वटे, पूछ रहा है 1 फैराड बराबर 1 कूलाम वटे, ओ सॉरी इसके पहले एक और ओटी रह गया हमारा फिलअप, है ना? पृथ्वी का विभव ये तो जानते ही है, जहाँ मैं क्या बताऊंगा, पृथ्वी का विभव 0 माना जाता है, हवाली करो, है ना? इसके बाद है 1 फैराड बराबर 1 कूलाम वटे, तो भैया देखते हैं इसको। एक वो ओटी में फिलअप में ये पूछ रहा है 1 फैराड बराबर 1 कूलाम वटे, ये खाली स्थान दे रहा है यहाँ पे, क्या पूछ रहा है वो क्या आएगा यहाँ खाली स्थान में। तो भैया मैंने पढ़ो है C बराबर Q/V, पढ़ो है कि ना पढ़ो? बोलो धारिता का सूत्र, बोलो है। धारिता 1 फैराड होती है, कब होती है? जब आवेश 1 कूलाम होता है। वो विभव कितना होता है? 1 वोल्ट, है ना? तो यहाँ विभव की जगह क्या आ जाएगा? 1 वोल्ट। समझ में आई? खाली स्थान में क्या आएगा? क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? आगे बढ़ूँ? ओके, अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर मैं अगली बात पे आता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। अगला कह रहा है 1 फैराड बराबर, तो भैया मुझे बतावे की जरूरत ना है, मैंने बताया था 9×10⁻11 स्थित फैराड। आपके में लिखा है 8.99 × 10⁻11, तो 8.99 क्या है? लगभग 9 ही हो गया। अगर आप यहाँ 8.99 × 10⁻11 फैराड लिखते हैं तो भी चलेगा, अगर आप यहाँ 9×10⁻11 फैराड लिखते हैं तो भी चलेगा। 100% करेक्ट है। समझो थोड़ा सा, अगर मान के चलो एग्जाम में ओटी आ गया, ओटी 1 फैराड बराबर खाली स्थान स्थित फैराड। अब हमें 4 ऑप्शन दिए और 4 में थे, तुम्हें 9×10⁻11 फैराड एक ऑप्शन में ना दिख रहा, लेकिन हमें 8.99 × 10⁻11 फैराड दिख रहा है, तो लगाओगे कि नहीं लगाओगे? हाँ लगा दिए भाई। समझ में आ रही भाई? इतना लगभग चलता है, भाषा समझ में आ रही है? क्लियर है? ओके, मालूम है ये फ़र्क क्यों आ रहा है? थोड़ा अगर हम डिटेल में जाएं तो ये फ़र्क क्यों आ रहा है? ये फ़र्क इसलिए आ रहा है बेटा, क्योंकि आपने देखा था कि आप हर जगह 1/4πε0 की वैल्यू 9×10⁻9 रखते थे, लेकिन एक्यूरेट नहीं होती ये 9×10⁻9, लगभग होती है 9×10⁻9। इस वजह से हल्का फुल्का फ़र्क चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है? क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है ना? तो आगे बढ़ो फिर मैं, अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं उम्मीद करता हूँ 1 फैराड बराबर, तो आप यहाँ पर 9×10⁻11 स्थित फैराड भी चलेगा, ठीक है ना? इसके बाद इसमें दे रहा है खाली स्थान वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। कौन सी युक्ति है भैया? याद आ रहा है ना? संधारित्र। संधारित्र वह युक्ति है जिसमें चालक के आकार को बढ़ाए बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। वही तो कहानी है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? संधारित्र का सिद्धांत बोलते थे, अगर आपको याद हो तो। याद था कि नहीं था? याद था, अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत सुंदर बात है। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे की कहानी आपसे कहता हूँ, ठीक है? अगला प्रश्न है हमारे सामने, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच दूरी बढ़ाने पर धारिता। भैया प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर, ये संधारित्र है, इधर देखिए आप लोग, सबको दिखाई दे रहा होगा, ये संधारित्र है। इनमें दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को हम लोग डी से प्रदर्शित करते थे कि नहीं करते थे? बोलो। अब अगर दूरी बढ़ा दूं, यानी डी का मान बढ़ा दूं, तो मुझे मालूम है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता था C = K ε0 A/D।
अब वो कह रहे दूरी बढ़ा दो दोनों प्लेटों के बीच की, तो दूरी बढ़ाऊंगा तो धारिता क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी, हाँ घटेगी। तो वही बोल रहे दो प्लेटों के बीच की दूरी अगर बढ़ा दी जाए तो संधारित्र की धारिता घट जाती है। क्या हो जाती है, घट जाती है, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। तंत्र पढ़ रहे हो कि ना पढ़ रहे हो, हैं समझ में आया किस आधार पे बोली जाए, रटोगे तो नहीं कि भैया दूरी बढ़ जाती है तो घट जाती है, दूरी बढ़ जाती है तो घट जाती है, ऐसे आप तो चलो तुम रटवे चिपटे हो भाई, ऐसा नहीं करना, सूत्र के आधार पर कर सकते हैं हम लोग। बात समझ में आ गई सभी को, आगे बढ़ रहा हूं। अगर ये बात समझ में आती है तो अगली बात पे आते हैं। 4 माइक्रोफैराड धारिता के 4 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता होगी। वो कह रहा है 4 संधारित्र हैं हमारे पास, कोई मजाक नहीं है भाई साहब। कितने संधारित्र हैं, 4 संधारित्र, और 4 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कितनी आएगी, ये उसका प्रश्न है। तो देखते हैं भैया, देखो इधर ये मैंने 4 संधारित्र जोड़ दिए, बढ़िया टन फर्स्ट क्लास, 1 2 3 4। सिगन की धारिता 4 माइक्रोफैराड देर हो जाऊगी, वो जाऊगी, ठीक है जी। मैंने मान ली C1 है जी, मैंने मान ली C2 है जी, C3 है तिहाई और जी C4 है तिहाई। सीन क्लियर है भैया, बोलो सबको बात समझ में आ रही है यहाँ तक, किसी को कोई परेशानी है, दिखाई दे रहा है बोर्ड पे प्रॉपर, दे रहा है सभी को। अब वो कह रहा है श्रेणी क्रम संयोजन में ये 4 संधारित्र हैं, चारों की धारिता 4 माइक्रोफैराड है, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य धारिता कितनी होगी। तो भैया मोह ज़्यादा समझ में आवतना है, मोह तो ये सूत्र पता हो, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C, 4 है तो 4 भी जुड़ जाएंगे। बोलो ये सूत्र पढ़ो तो कि नहीं पढ़ो तो 1/C बराबर 1/C1 को मान 4, C2 को मान 4, C3 को मान 4, C4 को मान 4, 1/4 1/4 1/4 कितने वेर है, 4 वेर है। तो मैंने बताया था एक ही चीज की बार बार पुनरावृत्ति होती है तो गुणा हो जाता है। आग लगन दे रहने दो तुम तो, ले 4 लगोत्तम आएगा। अब ठीक है, ऐसे ही समझ में आएगा ये, ठीक है क्लियर। बोलो तो 1/C बराबर 1 1 1 1, चारों जुड़ जाएंगे तो 4/4, जे पलटे हो तो जो पलटे, देखो 4 एकम 4 4 एकम 4, तो 1/C बराबर आ गया 1/1। कैंची गुणा कर दो, C को 1 थे 1 को 1 थे, C बराबर 1 माइक्रोफैराड। समझ में आई कि नहीं आई भैया, बोलो बोलो जी। C बराबर 1 माइक्रोफैराड कैसे आएगा, तंत्र पढ़ रहे हो कि ना पढ़ रहे हो, बोलो, है ना। ओके, वैसे अगर मैं चाहूं, हालांकि आपके लिए जो वफादार होगा ना, वफादार सूत्र वो यही वाला होगा, ये आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। लेकिन कुछ बात मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे हम लोग, है ना, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, क्लियर। तो देखते हैं हम लोग अगला एक और सूत्र, ये भी लगा, आपको याद है मैंने बताया था C धारिता के n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, है ना, C धारिता के। तो मैंने एक सूत्र और बताया था, CS बराबर C/N, है ना। पर इस सूत्र को आप समय पे यूज नहीं कर पाओगे, नोट में पढ़ाया था श्रेणी क्रम संयोजन के में, अगर याद हो तो CS बराबर प्रत्येक संधारित्र की धारिता 4 है तो 4, N यानी नंबर ऑफ कंडेंसर, नंबर ऑफ संधारित्र, कितने संधारित्र हैं 4 थे ना कुल, 1 2 3 4, 4 ते 4 कट गई, तो आंसर आएगा 1 माइक्रोफैराड। ऐसे भी निकाल सकते हैं, पर समय पे ये सूत्र आपका सहायक नहीं होगा, वो गद्दार है, ये याद नहीं आएगा आपको, आपको ये याद आएगा, क्लियर है। तो फटाफट इसे नोट डाउन कर लें फुर्ती में, ठीक है। ध्यान से देखेंगे सभी लोग। वो कह रहा है एक गोलीय चालक है, एक समान आवेशित है, यानी आवेश समान रूप से इसको वितरित किया गया है। तो इसका जो पृष्ठ है वो कह रहा है ये समविभव पृष्ठ होता है, ऐसा बोल रहा है। तो हम इसे समविभव पृष्ठ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने समविभव पृष्ठों के गुण पढ़े थे, याद है आपको समविभव पृष्ठ के गुण। तो वहां पर बताया गया था किसी भी सुचालक धातु का जो पृष्ठ होता है वो सदैव समविभव पृष्ठ होता है ना। किसी भी सुचालक धातु का जो पृष्ठ होता है वो सदैव समविभव पृष्ठ होता है। और उसने यहाँ प्रश्न में क्या बोला है, एक चालक गोला, चालक यानी सुचालक हो गया और सुचालक हो गया, तो इसका मतलब ये कैसा पृष्ठ हुआ, समविभव पृष्ठ। समझ में आ रही है बात, क्यों बोल रहा हूं इसे, क्लियर क्लियर। तो अब समविभव पृष्ठ है तो इसके हर बिंदु पर विभव का मान कैसा होगा, समान होगा। क्या मैं उम्मीद करूं आपको मेरी बात समझ में आई। तो इसीलिए बोल रहे हैं किसी सुचालक धातु का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। आगे बढ़ूं, हाँ आगे बढ़ूं। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारे सामने, एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव माध्यम की विद्युतशीलता पर निर्भर नहीं करता है।
तो भैया बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव V बराबर 1/4πε0 के Q/R पढ़ा था अपन ने। तो ये क्या था, विद्युतशीलता ही तो थी, ये निर्वात की विद्युतशीलता थी। के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक भी बोलते हैं या माध्यम की विद्युतशीलता भी बोल सकते हैं इसे, राइट। तो विद्युत विभव का मान माध्यम की विद्युतशीलता पर निर्भर कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। और वो बोल रहा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव माध्यम की विद्युतशीलता पर निर्भर नहीं करता है, ऐसा बोल रहा है। तो सत्य हुआ या असत्य हुआ, असत्य हुआ। समझ में आई बात, असत्य क्यों हुआ बेटा, सीन क्लियर है। एक बार खुद से पढ़ लो तसल्ली से, फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ते हैं, अगली बात पे आते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, ये तो सब ठीक है, आपको याद है, जरा बताना, पुराना जमाने में ले चल रहा हूँ आपको। जैसे कोई समविभव पृष्ठ है, जैसे मैंने मान लिया ये समविभव पृष्ठ है, इस पे दो बिंदु हैं, तो एक 2 कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहा हूँ समविभव पृष्ठ पे। तो आपको मालूम है किया गया कार्य कितना होता है, आपको मालूम है, 0 होता है। वेरी गुड शिवानी, क्लियर। समविभव पृष्ठों के गुण में मैंने बताया था, जब किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो किया गया कार्य 0 होता है। क्लियर, बाकायदा पूरा सब कुछ बताया था, क्लियर। फिर से बोल रहा हूँ, जब किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तो किया गया कार्य 0 होता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है सभी को, ओके। अच्छा, क्यों मैंने आपको ये बताया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध, कोई सूत्र होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर के बीच में। तो अगर आपको याद हो तो ये करवाया था मैंने सिद्ध। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर के बीच में सूत्र ही तो है, बोलो। मैंने बोला था लिखते ऐसे, बाकी ज्यादातर हम लोग इसे इस रूप में यूज करते हैं, E बराबर V/d, कैंची गुणा कर देंगे तो वेद, रोज तो नर रहा हूँ, बोलो। तो ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर के बीच में सूत्र ही तो लिखे हैं, और क्या है। समझ में आ रही है बात, बोलो भैया, सही बोल रहा हूँ ना। ये सब चीजें आप लोग पढ़ चुके हो, बोलो पढ़ चुके हो कि नहीं पढ़ चुके हो। तो देखो अगले 2 सत्य सत्य यही वाले हैं। पहला बोल रहा है तीसरे नंबर का, समविभव पृष्ठ पर एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। तो पढ़ लिया हम लोगों ने अभी अभी, सत्य है। अगला बोल रहा है कि किसी विद्युत क्षेत्र में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर तथा क्षेत्र की तीव्रता में कोई संबंध नहीं होता है। भैया जो कह रहे कोई संबंध नहीं होता है, होता कैसे नहीं है जी, हद तो है। क्लियर, तो क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो भैया। आगे बढ़ो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अच्छा, आगे की बात करता हूं। इससे पहले कि आगे की बात करूं, आप मुझे एक बात बताओ, ये आप लोगों ने 11th पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ज्यादातर लोगों का डब्बा गुल है यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। हाँ, गति समझते हो, गति तुम्हारी, देखो तुम्हारी चांद पे पंखा चल रहा हो ऊपर, उसकी गति कैसी है, एक समान गति है या असमान गति है। एक समान गति है, क्योंकि वो समान स्पीड से घूम रहा है, उसकी स्पीड न बढ़ रही है न घट रही है। सही बोल रहा हूं, क्लियर है ना, ओके। उसकी स्पीड कब बढ़ेगी या घटेगी, देखो कोई भी चीज है, कोई आदमी है, जैसे ये मान के चलो ये कोई आदमी है, ये कोई आदमी है, ठीक है। ये रोड है, इस पे चल रहा है, वो धीरे धीरे करके आराम आराम से चल रहा है, आराम आराम से चल रहा है, तो उसकी ये गति हो गई एक समान गति। अब मान के चलो माँ मेरे को लात दे दे भर आ के, तो क्या होगा, गति वैसी बनी रहेगी, बदल जाएगी, तो वो कैसी गति हो गई फिर, असमान गति। आप तो ऐसे समझो, रोड पे गाड़ी चलाते हो, रोड पे गाड़ी चलाते हो, बताओ वो एक समान गति होती है या असमान गति होती है। वो असमान गति होती है ना, क्योंकि ट्रैफिक जहाँ जाता है वहाँ आपको स्पीड कम भी करनी पड़ती है। खाली रोड दिख जाए तो गाड़ी पूंका देते हैं अपन, क्लियर, स्पीड बढ़ा देते हैं। सही बोल रहा हूँ ना, बोलो होता है कि नहीं होता है। अचानक देखो बच्चा आ जाए सामने तो ब्रेक लगाने पड़ते हैं, लगाने पड़ते ही, तो वो कैसी गति हुई, असमान गति हुई। समझ में आ रही बात। अच्छा, असमान गति के लिए आप गाड़ी में एक्सीलेटर लगा रहे हो बार बार, एक्सीलेटर है ना, तो एक्सीलेटर से क्या गाड़ी को ताकत मिलती है, बल मिलता है, और उसकी स्पीड कम या ज़्यादा होती है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ।
है ना। तो अगर किसी वस्तु पर बल लगेगा, कोई वस्तु सामान्य रूप से चल रही है तो चल रही है, लेकिन वहां में लाद दे दी यानी बल लगा दिया उस पर, तो अगर किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो क्या उसकी गति एक समान गति रहेगी? नहीं रहेगी, उसकी गति बदल जाएगी, यानी वो कैसी गति हो जाएगी? असमान गति हो जाएगी। अब समझना है, इस बात को ध्यान से समझना थोड़ा सा, ये चीज आगे भी आपको बहुत काम आने वाली है, इसलिए बोल रहा हूं। ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई धनावेश है, धनावेश है, और आराम से, अभी ये विद्युत क्षेत्र में नहीं है धनावेश, विद्युत क्षेत्र के बाहर है, आराम से धीरे धीरे रमकत वो आ रहा है, धीरे धीरे टहलत वो आ रहा है, और जैसे ही टहलत वो न्याय आ जाएगा, न्यम पे जालंग आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र के अंदर जैसे ही प्रवेश कर जाएगा तो विद्युत क्षेत्र का करेगा जाके ऊपर और बल लगाओ, चल भगयंती, और फिर जी और तेज चलन लगे हो। नहीं आई मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? जब ये विद्युत क्षेत्र से बाहर था, इस पर कोई बल नहीं लग रहा था, ये आराम से टहलता हुआ आ रहा था, लेकिन जैसे ही विद्युत क्षेत्र के अंदर आ गया तो विद्युत क्षेत्र की वजह से इस पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में। बोलो भैया, तो अब इसकी गति एक समान गति रहेगी या असमान गति हो जाएगी? असमान गति हो जाएगी। ये बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? आई। तो हम लोग अगला ओटी पढ़ते हैं, उसमें देखो वो हमसे क्या बोल रहा है, वो हमसे ये बोल रहा है विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति एक समान होती है। तो भैया सत्य हुआ या असत्य हुआ? असत्य हुआ, क्योंकि एक समान गति नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही वो विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उस पर बल लगेगा, जिसकी वजह से उसकी गति असमान गति हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? आप चाहो तो जहां पर ये ओटी लिखा है वहां पर ये चित्र बना लो, आपको समझ में आएगा उससे। इसके बाद बेटा अगला प्रश्न हमारे सामने, किसी चालक का आकार बढ़ाने पर उसकी धारिता घट जाती है। किसी चालक का आकार बढ़ाने पर धारिता क्या होती थी, याद है? बढ़ जाती थी, और जहां मैं बोल रहा हूं घट जाती है। सत्य या असत्य? असत्य। समझ गए किस आधार पे बोल रहा हूं? याद करो, गोलीय चालक की धारिता पढ़ी थी, C बराबर 4πε0r। आर क्या होता था? चालक का आकार ही तो होता था, तो वहां पर बताया था आकार बढ़ाने पर धारिता बढ़ जाती है। क्लियर है? और जहां मैं बोल रहा हूं चालक का आकार बढ़ाने पर धारिता घट जाती है, पागल सो। क्लियर? समझ में आ रही है बात? तो सत्य होगा या असत्य होगा? बोलो भैया। असत्य। समझ में आ गया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं। किसी परपथ में संधारित्र का उपयोग दिष्ट धारा को रोकने के लिए भी किया जाता है। इसे फिलहाल तो बेटा आप लोग याद रखो, है ना। इसका आंसर सत्य है, दिष्ट धारा को रोकने के लिए भी किया जाता है संधारित्र का उपयोग, पर ये आपको समझ नहीं आएगा बेटा अभी। क्लियर? ये अभी समझ में नहीं आएगा। किसी संधारित्र का उपयोग दिष्ट धारा को रोकने में भी किया जाता है, ये बात सत्य है। क्लियर? इस ओटी को फिलहाल तो आप याद कर लेना। ये इस ओटी का सॉल्यूशन भी आप लिख लो अभी, है ना, लिखना चाहो तो। क्लियर? लिख लो, लेकिन आपको समझ अभी नहीं आएगा। ये समझ में आएगा आपको कब मालूम है? अक्टूबर या नवंबर के महीने में, जब आपको मैं प्रत्यावर्ती यानी ये जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना विद्युत वाला, ये इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, आपकी फर्स्ट पार्ट चल रहा है, तो जब ये इलेक्ट्रिसिटी खत्म होने आएगी ना, तब वहाँ पर आएगा चैप्टर पढ़ाऊँगा प्रत्यावर्ती धारा। तो वहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, इन सब के बारे में बात की जाती है। फिलहाल आप चाहो तो इसके सॉल्यूशन के तौर पर मैं लिख रहा हूँ, वो बस उतार लो। बस समझ में आ रही है बात? आपको बता दूं, संधारित्र के प्रतिरोध का सूत्र होता है ये, इसे धारतीय प्रतिघात बोलते हैं। XC बराबर 1/ωc। ओमेगा बराबर एक सूत्र होता है 2πf, है ना। और दिष्ट धारा के लिए आवृत्ति होती है, यहाँ लिख देता हूं मैं, दिष्ट धारा हेतु आवृत्ति 0 होती है। तो 2πf की जगह 0 रख दिया इंटू C, तो XC बराबर 1/0 का गुणा इन सबसे करूंगा तो 0 ही आएगा, और किसी भी चीज़ के वटे में 0 आ जाए तो उसका मान अनंत होता है। और चूंकि इसका मान अनंत हो गया, यानी प्रतिरोध अनंत हो गया, रुकावट अनंत हो गई, तो कोई चीज़ में से धारा नहीं बह सकती। समझ में आ रही है बात? आपको फिर बोल रहा हूँ, समझ नहीं आएगा, लेकिन आप इसे सॉल्यूशन के तौर पर उतार लें, है ना, उतार लें इसे, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ उतारने के लिए। अभी आप इसे उतार लो, और क्या होगा जब प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा जब मैं आपको पढ़ा दूंगा, उसके बाद फिर आप जब इसे देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा, मुझे समझाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही है आपको? इसलिए बोल रहा हूँ, इसे नोट कर लो। ओके गाइज, थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइज। जय हिंद।